हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। आज हम क्लास 6 का चैप्टर अलजेब्रा की फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं और आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज में बचा था वो हम पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 ए, लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स। द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट, टू neighboring squares have a common matchstick. Observe the pattern and find the rule that gives the number of matchsticks in terms of the number of squares. अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें एक मैचस्टिक पैटर्न दिया हुआ है स्क्वायर की फॉर्म में, जिसका हमें नंबर बताना है। जैसे हमने ऊपर वेरिएबल को यूज करके नंबर बताया हुआ है वैसे। अब यहाँ पे हमें एक हिंट भी दिया हुआ है, इफ यू रिमूव द vertical stick at the end you will get a pattern of C's। तो हमें यहाँ पे हिंट में दे रखा है कि अगर हमने साइड से एक मैच स्टिक हटा दी, मतलब कि जैसे यहाँ पे ये वाली मैच स्टिक हमने हटा दी या ये वाली हटा दी या ये वाली हटा दी, किसी इन तीनों के एंड्स पे से अगर हमने एक मैच स्टिक रिमूव कर दी तो फिर हमें पैटर्न मिलेगा सी का। अब पहले हम सी का देख लेते हैं। 1 2 3 मैच स्टिक्स हो गई। इसका मतलब कि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा पैटर्न, आगे हम देख लेते हैं बना के ये भी एक बार। 1 2 3, अब जैसे सो ऑन करके ये आगे बढ़ता जाएगा तो इसका वो क्या हो जाएगा 3n फॉर्मूला। इसका रूल क्या हो जाएगा 3n। हम यहाँ पे लेट वेरिएबल इक्वल्स टू n। अब यहाँ पे हर एक एंड पे एक मैच स्टिक एक्स्ट्रा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3n + 1। समझ में आया स्टूडेंट्स कि ये फॉर्मूला आया कैसे? कि हमें यहाँ पे पहली बात तो सी का पैटर्न कुछ नहीं करना, जैसे हिंट में दे रखा है। पहले सी का पैटर्न देख लो आप लोग। सी के पैटर्न में 3 मैच स्टिक्स होती हैं और हमें यहाँ पे सो ऑन मतलब कि n नंबर्स तक निकालना है, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल n लिया है तो हमें पहले की तरह ही 3n इसका रूल बना देना है। और फिर उसके बाद ये जो एक मैच स्टिक एक्स्ट्रा है उसके लिए हमें +1 कर देना है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अ मैचस्टिक पैटर्न ऑफ ट्रायंगल्स एज इन अबव, find the general rule that gives the number of matchsticks in term of the number of triangles। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम ट्रायंगल का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 1 मैच स्टिक 2 एंड 3, इसमें 3 मैच स्टिक्स है। इसमें 1 2 3 4 एंड 5। इसमें भी सेम स्क्वायर वाला रूल ही यूज होगा कि जैसे कि अगर हम इसको एक एंड से हटा दें, इसकी एक मैच स्टिक को अगर हम एंड से हटा दें तो इसमें भी 2n + 1 ही फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने इस मैच स्टिक को, इसको और इसको हटा दिया। पहले हम इसको देखते हैं कि अगर हमने इस मैच स्टिक को हटा दिया तो यहाँ पे 2 मैच स्टिक्स बची। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे इस मैच स्टिक को हटा दिया तो यहाँ पे 4 मैच स्टिक्स बची। तो इसका रूल हो जाएगा 2n। और जो हम मैच स्टिक हटा रहे हैं हर एक केस में, तो हम लास्ट केस में भी उसे हटाएंगे। इसका मतलब कि +1। यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है n। अगर हम इसको n टाइम्स देखें तो इसका फॉर्मूला 2n + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी और इन्फिनाइट। वेरिएबल इक्वल्स टू n। ये इसका आंसर। अब तो स्टूडेंट्स आप लोगों को थोड़ा इजी हो रहा होगा ये वेरिएबल वाली चीज समझने में। बस आप लोगों को इन दोनों जो क्वेश्चन है इसमें पैटर्न समझने का और क्वेश्चन समझने की बात है, बाकी फिर तो हो ही जाएगा।
दिस n इज 1 2 3 एंड सो ऑन टू n, और यहाँ पे दोनों केस में जो 1 है वो कांस्टेंट है, 1 इज कांस्टेंट, इधर भी 1 इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पे एक मैट्रिक अगर हमें यहाँ पे रिमूव करके उसके पैटर्न को हम वेरिएबल के लिए देख रहे हैं, तो जैसे ये 2 भी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ये 1 भी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, पर जो n है वो यहाँ पे वेरिएबल है, जो हम n तक कुछ भी इन्फिनाइट वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं 1 से लेके। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं अब आपको थोड़े से रूल्स ऑफ ज्योमेट्री के रूल्स के बारे में बताऊंगी। तो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रूल्स ऑफ ज्योमेट्री। रूल्स ऑफ ज्योमेट्री। फर्स्ट रूल इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने पेरीमीटर और एरिया हर एक फिगर का, मैंने उसकी एक अलग वीडियो भी डाली थी मेंसुरेशन की, पर वो 8th क्लास का टॉपिक है। मैं यहाँ पे आपको 6th क्लास के हिसाब से समझाऊंगी। सबसे पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं। अब हम स्क्वायर की जो हर एक साइड होती है वो इक्वल होती है, तो हम यहाँ पे इसको नेमिंग करके ABCD और हर एक साइड को एक वेरिएबल लेंथ दे देते हैं, L L L एंड L। तो अब यहाँ पे पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ये वाली बाउंड्री, सिर्फ इस बाउंड्री की लेंथ कितनी है। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इस पूरी बाउंड्री की लेंथ कितनी है। इसका मतलब कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस GA। अब हमने यहाँ पे हर एक लेंथ को क्या ले रखा है, L, तो इसका मतलब कि L प्लस L प्लस L एंड प्लस L, इट मीन्स 4L। अगर हम सीधी साधारण सी भाषा में बात करें तो 4 इंटू साइड इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एक रूल पता चल गया ज्योमेट्री का कि जो पेरीमीटर है वो बाउंड्रीज का सम, हर एक बाउंड्री का सम होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर के केस में 4 इंटू L होगी बाउंड्री, क्योंकि जो उसकी सारी साइड्स होती हैं वो सेम ही होती हैं। नाउ सेकेंड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बोला था मेरी ड्राइंग ये ज़्यादा क्या अच्छी है ही नहीं, सो प्लीज़ कॉम्प्रो। ABCD इज अ रेक्टेंगल, लेंथ इज L, ब्रेड्थ इज BLB। अब हमें यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है, इन बाउंड्रीज को प्लस कर देना है ताकि इसका पेरीमीटर निकल जाए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस GA। AB is L, BC is B, CD is L and again DA is B. So 2L plus 2B. Now here take 2 common,
L plus B is in bracket and the formula is perimeter equals to 2L plus B in bracket. Now here third property we will start. Here students मैं लिख देती हूँ कि L denotes length of rectangle and B denotes breadth of rectangle. अब हम यहाँ पे थर्ड नहीं, यहाँ पे अब हम रूल्स ऑफ अरिथमेटिक पढ़ते हैं। पहले रूल्स ऑफ अरिथमेटिक। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जैसे कि कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन में भी और उसमें भी, मल्टीप्लिकेशन में भी। तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज commutativity of addition of two numbers कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन। एडिशन मतलब कि हम यहाँ पे सिर्फ सम की बात कर रहे हैं, मतलब कि प्लस। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर हम 3 में 5 प्लस करें तो आंसर 8 आएगा, पर अगर हम 5 में 3 प्लस करें तो क्या आंसर चेंज होगा? नहीं ना। तो इसका मतलब कि आंसर तब भी 8 ही आएगा। मतलब कि हम अगर 3 में 5 प्लस करें या 5 में 3 प्लस करें, देयर विल नॉट बी अ चेंज। आंसर दोनों केसेस में 8 ही आएगा। तो उसे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं एडिशन की। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8। जैसे कि हमने पहले 1 किलो एप्पल्स खरीदे, उसके बाद हमने 5 किलो एप्पल्स और खरीदे, तो इक्वल्स टू 6 किलो एप्पल्स। अब हम 5 किलो एप्पल पहले खरीदें या बाद में खरीदें, क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास टोटल सम तो 6 किलो एप्पल्स का ही हो रहा है ना। अब हम आगे देखते हैं कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। commutativity of multiplication of 2 numbers. सेम विद दिस फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने टेबल में भी देखा होगा कि 5 into 8 is equals to 40 and 8 into 5 is also equals to 40। तो हम मतलब कि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर डजेंट मैटर कि हम 5 पहले प्लस कर रहे हैं, बाद में प्लस कर रहे हैं, या 5 बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता। जब तक डिजिट्स सेम हो तब तक ऑर्डर मैटर नहीं करता एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। ऐसे यहाँ पे 8 into 5 इक्वल्स टू 5 into 8, दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा? 40 ही आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स। यहाँ पे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है रूल्स ऑफ अरिथमेटिक में। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स। अब जैसे कि स्टूडेंट्स हमें 7 into 38 करना है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि 7 इंटू 38 अगर हमें करना है तो ऑब्वियसली ये मुश्किल है, पर अगर हम इस 38 को, मतलब कि जो बड़ी डिजिट है उसे हम अगर ब्रेक कर दें 30+8 में, तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि इक्वल्स टू 7 इंटू 30+8, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा ना फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें कि 30+8 इक्वल्स टू 38, तो हम यूजुअली इससे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 38 से ही। हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। 7 इंटू 30 प्लस 7 इंटू 8, 7 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अब 7 3 जा 21, 0 0। नाउ 7 इंटू 8 56। आंसर क्या आ रहा है? 266। 266 इज द आंसर। इसको हम एक और चीज भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ नंबर्स। हम यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ नंबर्स। अब हम इसको ऐसे देख लेते हैं, ए मतलब कि किसी भी चीज के लिए ये क्या रूल बनेगा, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये इसकी प्रॉपर्टी बनेगी। तो ए यहाँ पे हमेशा स्मॉल नंबर होगा जिसकी टेबल हमें आती होगी, पर जैसे 38 की टेबल हमें नहीं आती और हमें याद करना, ऑब्वियसली 38 की टेबल याद करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। तो फिर इसी वजह से हम इसको 38 को ब्रेक कर देंगे। अगर चलो ठीक है, मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 48। ओके, नाउ 5 इंटू 40 प्लस 8, सो 5 4 जा स्टूडेंट्स क्या होता है? 20। नाउ 0 एक और यहाँ पे है तो ऐड कर देंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 इंटू 8 इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पे अगर हम 200 और 40 को प्लस करेंगे तो द आंसर इज 240। अब हमें ऐसे ही सॉल्व करना है और आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये सारे रूल्स और जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया था उसे एक बार रिवाइज करिएगा खुद, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। अब हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।